अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 का सेकंड हाफ करेंगे। कल हमने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और जो वॉल्यूम इंटीग्रल था, इनके रिलेटेड हमने देखा था किस तरह से हम लाइन इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, किस तरह से हम सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स में, और किस तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो आज इसकी ही हम एप्लीकेशंस के हवाले से कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो कि प्रूफ की तरफ तो हम नहीं जाएंगे। अगर इनके प्रूफ्स को देखा जाए तो इनके प्रूफ, मैं अगर कहूँ कि आसान है, इतने आसान नहीं है, उनको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो थ्योरम्स हैं ये स्पेस में हम R3 में कह लें, क्योंकि यहाँ पर सरफेस आ जाती है, तो उनको ज़रा उसके हिसाब से थोड़ा सा विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हाँ आप प्लेन्स वगैरह को समझते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम मैथमेटिका में या मैटलैब में ग्राफ बना के उसको करते हैं ना रोटेट, तो हमें वो सरफेस वगैरह नजर आती है ओपन और क्लोज्ड, तो फिर तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन, ठीक है। तो जो मेन एमसीक्यूज बनते हैं वो तो ये बनते हैं कि आपको यहाँ पर अगर देखें तो आपको नजर भी आ रहा है कि जो ग्रीन थ्योरम का काम होता है वो यहाँ क्या कर रहा है कि हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल था जिसने उसको चेंज करके डबल इंटीग्रल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डबल इंटीग्रल से मुराद हम यहाँ इसको एज अ क्या ले रहे हैं कि ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। तो इफ आर इज अ सिंपली कनेक्टेड रीजन है ऑफ एक्स वाई प्लेन है बॉन्डेड बाय अ क्लोज कर्व सी है, अगर हमारे पास एक कनेक्टेड रीजन है यहाँ पे उसमें कर्व सी पड़ी हुई है ये वाली, एंड इफ m एंड n आर द कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ x एंड y, जो m है वो x का फंक्शन है, ठीक है, और y का n है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, डेरिवेटिव इन r, ये r रीजन है, r के अंदर दो हमारे पास फंक्शंस हैं कंटीन्यूअस m एंड n, ठीक है, कंटीन्यूअस भाई डेरिवेटिव। ये पॉइंटर की आवाज बड़ी आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं करता हूँ इसका हल, एक मिनट रुकें। अच्छा ये रुक जाती है, 2 मिनट वेट करें, उतनी देर हम पढ़ते हैं। अच्छा तो ये हमारे पास अगर दो फंक्शंस हैं m एंड n, कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं, कंटीन्यूअस डेरिवेटिव रखते हैं इन r के अंदर, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एम, तो वो इसका मतलब है कि हम यहाँ सिंगल जो हमारा इंटेग्रल है जिसको हम लाइन इंटेग्रल कहते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं उसके पार्शियल डेरिवेटिव से लेकर डबल इंटेग्रल में। ये हमें ग्रीन थ्योरम जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आगे ये चीज है, ये एक एग्जांपल है जहां पर उसने वेरीफाई करवाया है ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन। दो हमारे पास क्या लिए हैं, m एंड n आर द टू कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं इन अ इज अ क्लोज कर्व ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर क्लोज कर्व भी है हमारे पास, ठीक है। आवाज आ रही है अब आप लोगों को? जी आवाज आ रही है। ओके ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल से वेरीफाई करवाया है जो हमने ग्रीन थ्योरम्स को पढ़ा था। आगे आता है ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन इन अ वेक्टर नोटेशन। यहाँ पर ये हमारे पास ग्रीन थ्योरम है, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है। तो अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ें, वेक्टर फॉर्म जिस तरह से हम लाइन इंटीग्रल की आपको याद हो, तो कल हम जो वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ए डॉट टी आर और ये वाली, ठीक है। तो अगर याद करें तो इस तरह की हम जो पढ़ रहे थे कल, ये सरफेस के लिए पढ़ रहे थे कि ए था डॉट एन और डी एक्स डी वाई ओवर क्या था, आई थिंक सो, अगर हम एक्स वाई में लेते हैं तो हम क्या ले रहे थे, एन यूनिट वेक्टर और साथ क्या ले रहे थे के।
तो ये एक वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह से हमारे पास ये तो फंक्शन हैं, अगर इनको वेक्टर फॉर्म में जाहिर करें तो इसका फार्मूला ये है, ठीक है। तो ए डॉट डी आर, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गया, लाइन इंटीग्रल, और ये हमारे पास क्या बन गया, सरफेस इंटीग्रल। A generalization of the surface in a space having the C as a boundary leads naturally to the Stokes theorem। तो अगर इसकी मजीद हम जनरलाइजेशन करें, ठीक है, अगर देखा जाए ना स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, तो जो स्टोक्स थ्योरम होता है, ठीक है, ग्रीन थ्योरम सॉरी होता है, ये उसकी स्पेशल टाइप होती है किसकी, स्टोक्स थ्योरम की। आगे हम देखते हैं जाके, द फॉर्म ऑफ द ग्रीन थ्योरम इज समटाइम्स कॉल्ड द स्टोक्स थ्योरम इन द प्लेन। तो ग्रीन थ्योरम समटाइम्स क्या कहलाता है, स्टोक्स थ्योरम ही कहलाता है। तो उसने नीचे लिखा भी है, था द ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन इज द स्पेशल केस ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। कि स्टोक्स थ्योरम की ही अगर हम स्पेशल उसका केस बनाएं तो ये उसी की टाइप है। आगे वो एक उसकी फॉर्म थी वेक्टर फॉर्म, तो अगर दूसरी वेक्टर फॉर्म ये वाली है, ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे आता है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या है, तो स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इफ एस इज एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व सी। अगर हमारे पास एस, मतलब यहाँ पर वहां पर हम ले रहे थे कर्व, यहाँ पर हम एस क्या ले रहे हैं, एज अ सरफेस ले रहे हैं। तो कह रहा है कि एस एक ओपन टू साइडेड सरफेस है बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज कर्व सी, देन ए वेक्टर जो है कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ए जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, जिस तरह से हम उधर कहते थे सी आर क्वेश्चन, वो अगर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो हम कह रहे हैं कि उसी जो वेक्टर का लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू उस सरफेस, जिस सरफेस में वो वेक्टर पड़ा हुआ था, उससे आपको पता है ये वाला उस वेक्टर की क्या ली गई है, कर ली गई है, तो ये दोबारा से क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और एन भला क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा, जिसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट ली गई है, जो सरफेस है यहाँ पे, हम उसको एस कह देते हैं, तो एन क्या यहाँ पर शो कर रहा है, एग्जैक्टली exactly। यहाँ पर जो एन है वो जाहिर कर रहा है आपका यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर है, एन जो यूनिट वेक्टर यहाँ पर दिया गया, ठीक है, उसको शो कर रहा है, सही हो गया, सरफेस के साथ। तो ये सा फार्मूला था स्टोक्स थ्योरम का। तो अगर आप उसको देखें क्या कहते हैं ग्रीन थ्योरम को, तो ग्रीन थ्योरम इज द स्पेशल टाइप ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो इसका नीचे प्रूफ है एक, मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज द कैलकुलस थ्री, अगर ये हम अच्छी तरीके से कर लें तो हमारी जो कैलकुलस थ्री है वो क्लियर हो जाती है। आगे आ जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द स्टोक्स थ्योरम, कि अगर ए हमारे पास जो है वेक्टर उसको हम इस तरह से लिखें, आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो एन को इस तरह से लिखें, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जिस तरह से बताया है नॉर्मल वेक्टर के बारे में, ऑन द सरफेस एस, if alpha beta and gamma are the angle which are unit normal makes with the positive direction of x axis and y axis and the x y and z axis respectively। तो वो कहता है कि जो n यूनिट वेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक पड़ी हुई है हमारे पास सरफेस s। मैं कह रहा हूँ कि जब हम देखते हैं इन चीज़ों को तो हमें तो ये एक क्या नज़र आ रही है, एज आप कह लें कि आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये एक बेसिकली सरफेस है पेज की तरह, ठीक है। लेकिन ये भी नोट करना पड़ेगा कि ये जो जी एक्सिस इधर को आ रहा है ये भी ऊपर की तरफ आउटवर्ड, तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो आउटवर्ड होगा। तो ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ एन यूनिट वेक्टर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एन वन जो है उसका एंगल लिखा हुआ है कोसाइन अल्फा, ठीक है, उसके बाद कोस बीटा, ठीक है, उसके बाद कोस गैमा। ये भला किस तरह से लिखा, क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वन होगी, तो दैट विल बी है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको पता है जब हम इसकी क्या लेंगे, कर लेंगे, तो पहले किस तरह से आ जाएगी, ये वाला फार्मूला आ जाएगा, सॉरी ये वाला, फिर इसकी हमने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, इसके साथ लेनी है। तो डॉट प्रोडक्ट का पता है आपको, आई वाला एक साथ, जे वाला एक साथ। तो बात करने का मतलब ये है कि लास्ट पर हमारे पास ये वाली जो है इसकी फार्मूलेशन आ जाएगी। तो ये इतनी लंबी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप हम इस तरह का देख रहे हैं कि किस तरह से इसको स्टडी करना है।
आगे जिस तरह से वो एग्जांपल थी जो ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करवा रही थी, ये एग्जांपल जो होगी, क्योंकि अगर कोई फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर फंक्शन है, तो अगर इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, ठीक है, और इस तरह से सरफेस है हमारे पास, क्लोज सरफेस है, जैसे ये आपको सफेद नजर आ रहा है, तो इस तरह से वो उस स्टोक्स थ्योरम को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। आगे आता है स्टोक्स थ्योरम के बाद आ जाता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, वैसे इसको आमतौर पे डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोल देते हैं, बट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस। अब एक बात को याद रखना है कि उधर हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल में चेंज कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रल को बेसिकली किस में चेंज कर रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि उधर हम ये तो चीज़ लिख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट इंटीग्रल जो है सिंगल, वो डबल में चेंज हो रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टोक्स थ्योरम या ग्रीन थ्योरम डबल इंटीग्रल को सिंगल में चेंज करता है? मतलब हम कह सकते हैं कि एमसीक्यूज आ जाए कि अगर हमारे पास जो ग्रीन थ्योरम है, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करता है, तो क्या ये करेक्ट होगा या फॉल्स होगा? क्योंकि ये इक्वालिटी आती है सेंटर में, क्या कह सकते हैं हम? करेक्ट ही होगा, क्योंकि इस चीज का हमें सबूत इक्वालिटी दे रही है, क्योंकि इसमें कौन सा हमारे पास इस मतलब कि ये है कि ये होगा तो देन होगा, तो अगर तो वो जो फंक्शन है वो सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब है उसका वो जो उन टर्म्स के साथ हम सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल, तो ये चीज है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये वाली चीज, डबल इंटीग्रल को, सरफेस इंटीग्रल को किसमें चेंज कर रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट ली गई है, यहाँ पर ये डेल का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो बस इसकी फार्मूलेशन वगैरह याद रखें, इस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, so notice that Gauss divergence theorem is the generalization of the Green theorem in a plane where the plane region R and boundary C are replaced by the space region R। ठीक है, उधर हमारे पास प्लेन थी, इधर हमारे पास क्या थी, तो एक बात क्या रखनी है कि इसको हम ना, ये वाला जो थ्योरम है, सॉरी कहाँ लिखा था इसको, तो ये भी हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा है तो ग्रीन थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम। वहां पर हम इन प्लेन पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये क्या होगा, इन स्पेस, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में आ चुके हैं। तो ये याद रखना है कि ये हमारे पास इन स्पेस होता है और वो हमारे पास क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। ये ग्रीन थ्योरम की ही जनरलाइज यहाँ लिखा भी है, फॉर दिस रीजन डाइवर्जेंस थ्योरम इज ऑफन कॉल्ड ग्रीन थ्योरम इन स्पेस। तो हम पेपर में बैठे होते हैं, कहते हैं कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, ये यहाँ से जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं वहाँ से ही आते हैं। तो यहाँ पर ये वेक्टर गिवन है, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म उसी तरह से फाइंड आउट की है, तो ये गॉस थ्योरम की वो वाली फॉर्म है। इस तरह से जिस तरह से हम वो एग्जांपल पढ़ रहे थे ग्रीन थ्योरम की या स्टोक्स थ्योरम की या उसकी, तो इसी तरह से डाइवर्जेंस थ्योरम की यहाँ पर एग्जांपल को सोल्व किया गया है। दिस वन इज अ लेंथी क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वैसे तो हम करते हैं जब हम सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम इनको नहीं करेंगे। आगे आता है जी द ग्रेडियंट थ्योरम। आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता था, कि जब हम डेल को किसी स्केलर फाई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता था, वेक्टर। तो इसको कंपेयर करते हैं जरा डेफिनेशंस के साथ। इफ अ फाई इज अ कंटीन्यूअस स्केलर फंक्शन इन अ रीजन आर बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एस, ठीक है, कि एक हमारे पास फाई स्केलर फाई फंक्शन है इन अ रीजन आर बाय अ क्लोज, मीन कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो वहां पर हमारे पास एक स्केलर फाई फंक्शन है जिसको हम एक्स वाई और जी कहते हैं, दैट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। देन प्रूव करें कि अगर हम, ये चीज भला क्या ली गई है, ये वाली,
ये उस स्केलर फाई फंक्शन का क्या है, ग्रेडियंट है। अगर उस ग्रेडियंट का हम क्या लें, वॉल्यूम इंटेग्रल लें, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर, तो देन वो किसके बराबर होगा कि अगर हम उसका सरफेस इंटेग्रल ले लें, कहाँ पे, उसको अगर यूनिट, ये जो एन है ये याद रखना है, इस सर्कल पे क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उसके साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो तो जाहिर बात है वेक्टर ही रहेगा। तो अगर हम उसका सरफेस इंटेग्रल लें तो वो उसके वॉल्यूम इंटेग्रल के बराबर होगा। तो अगर आप सोचें तो ये थ्योरम का तल्लक जो है ये किस थ्योरम के साथ होगा, अगर देखें तो डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ होगा, क्योंकि आप उसमें भी क्या कर रहे हैं, डबल और ट्रिपल इंटेग्रल का आपस में रिलेशंस को स्टडी कर रहे हैं। आगे देखें, नाम से ही जाहिर है कर्ल थ्योरम, तो अगर बी हमारे पास वहां पर क्योंकि ग्रेडियंट था तो हमने एक स्केलर लिया, तो यहाँ पर कर्ल है तो जाहिर बात है हम एक वेक्टर लेंगे, ठीक है, क्लोज सरफेस एस, तो वहां पर उसकी जो कर्ल का वॉल्यूम इंटेग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम उसका वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ, सॉरी नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसका उस पर सरफेस इंटेग्रल, मतलब कि ये थ्योरम दोनों को समझना बड़ा आसान है, ग्रेडियंट का और कर्ल थ्योरम को। याद करें इससे पहले हमने एक डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा, तो डाइवर्जेंस थ्योरम में आप क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो उसकी फार्मूलेशन पे चलते हैं, तो क्या वहां पर भी किसी वेक्टर की हमने डॉट प्रोडक्ट ली थी, कहाँ पड़ा है, ऊपर ही पड़ा है आई थिंक सो, ये देखें, डाइवर्जेंस थ्योरम में आप लोगों ने क्या किया था कि किसी वेक्टर की डेल के साथ क्या ली थी, डॉट प्रोडक्ट। तो तीनों थ्योरम को एक ही वक्त हम याद रख सकते हैं, किस तरह से, एक थ्योरम में हम वेक्टर्स का किसके साथ ले रहे हैं, डाइवर्जेंस डेल के साथ, सारी बात है वो तो डेफिनेशन है, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर होगा कि अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें और सरफेस का जो है वो इंटीग्रल डबल लें। सेकंड नंबर पे कर्ल का कर्ल के साथ तल्लक है कि उस वेक्टर का हमने कर्ल लेकर उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, और ग्रेडियंट का तल्लक क्या है कि उस, क्योंकि जाहिर बात है वहां तो वेक्टर नहीं लेंगे, वहां तो हम एक स्केलर फाई फंक्शन लेंगे, उसका वहां पर हम ग्रेडियंट लेके उसका वॉल्यूम इंटीग्रल दैट विल बी इक्वल टू द, जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल होगा, ठीक। अच्छा, ये तो कर्ल थ्योरम होगा, ठीक है यहाँ तक तो। अच्छा, आगे आता है वन कनेक्टेड नोटेशनल फॉर्म, the divergence theorem, the gradient theorem, and the curl theorem can be stated in a one condensed national मीन के, वहाँ यहाँ पर वो बात कर रहा है कि बात को समझें कि वही कि एक ही थ्योरम से हम तीनों थ्योरमों को कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कि यहाँ पर जो ये वाली चीज है ये किसको शो कर रही है, नंबर वन ग्रेडियंट को, नंबर टू कर्ल को, नंबर थ्री डाइवर्जेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास ये जो चीज है यहाँ पे ये शो कर रही है कि आप वहाँ पे क्या ले रहे हैं, ठीक है, फॉर्म कौन सी ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डॉट और क्रॉस, तो मतलब या ग्रेडियंट ले रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन मीन के ये ले रहे हैं या क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने एक ही थ्योरम से उनको कनेक्ट कर लिया। आगे आता है ग्रीन इडेंटिटीज, वी नो प्रूव द ग्रीन इडेंटिटीज विच आर कॉल्ड ग्रीन थ्योरम्स। तो कुछ ये ग्रीन जो है वो इडेंटिटीज हैं, ठीक है। ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट स्केलर फाई फंक्शन है, इनका भी तल्लक जो है ग्रीन आइडेंटिटीज का ये नहीं थ्योरम के साथ है, ठीक है। तो अगर आप, क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये इन स्पेस ग्रीन थ्योरम है, ठीक है, ग्रीन थ्योरम इन स्पेस, अगर यहाँ पर अगर दो फंक्शंस हैं, फाइव फंक्शन, उनका अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं तो वो भी सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा, बट यहाँ एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम दो स्केलर फाइव फंक्शन ले रहे हैं। आगे आता है ग्रीन सेकेंडरी आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर अभी मीन के हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने बस ये वाली चीजें याद रखनी है कि आपका जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो किसमें चेंज हो रहा है, तो कहा है, तो आपको पता है कि इतनी चीजों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, सही होगा। तो ये उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं याद रखने के लिए। तो अच्छा, उसके बाद थर्ड आइडेंटिटीज है ये वाली, ठीक है, कि अगर ये भी याद रखिएगा कि अगर हमारा इफ ओरिजिन लाइज आउटसाइड आर, कि अगर हम जहाँ पर आर ले रहे हैं
वहां से ओरिजिन बाहर हो तो फिर हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, इनका दोनों का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों असल में बराबर थे ना, आपको पता है डबल इंटीग्रल इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। तो जब दोनों को दूसरी साइड पे जाके दोनों का फर्क देखेंगे ये वाला, तो वो कहता है 0 हो जाता है अगर ओरिजिन आउटसाइड है। अगर ओरिजिन यहाँ सेंटर में है तो फिर वो किसके बराबर होता है, 4 पाई फाइव फंक्शन आउट, मतलब कि ये जो फाइव है ये एट ओरिजिन की उसकी वैल्यू है, फाइव नोट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर रीजन जो है हमारा उस सरफेस आर से बाहर हो तो फिर 0 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, लाइन इंटीग्रल, सॉरी, सरफेस इंटीग्रल का और वॉल्यूम इंटीग्रल का, अदरवाइज दैट विल बी 4 पाई फाइव नॉट, मीन्स फाइव की वैल्यू रीजन पे। तो यहाँ पर ये इसका प्रूफ भी है, ये हम देख सकते हैं। इसको हम, ये वाली चीज़ को भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि इन पार्टिकुलर इफ फाइव हार्मोनिक इन आर, अगर वो हार्मोनिक है तो हार्मोनिक की हमने डेफिनेशन ये वाली पढ़ी हुई है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव की स्केल जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ 0 होगी इफ ओरिजिन लाइज आउटसाइड द आर, एंड मतलब कि ये याद रखें कि अगर वो आउटसाइड करेगा तो 0 आएगा, इन वर्ड करेगा तो 4 पाई एक्स। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स के साथ ना, वो जो हम पढ़ते थे कंटोर वाला, या जब सिंगुलैरिटी जो होती है वो हमारी कंट्रोल से बाहर होती है तो हम क्या लेते होते थे, इंटेग्रल 0, या उलट बोल रहा हूँ, 0 लेते थे आई थिंक से। और जब इनसाइड कंट्रोल हो तो हम लेते होते थे 1 ओवर जी, टू जब पाई। इनसाइड हो और पावर 1 हो अगर उसकी, तो फिर 2 पाई होगा। मतलब कि हम इस तरह से कहते हैं कि मैं असल में कंपेयर करवाने की कोशिश कर रहा था कि याद हम रख सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली वही है, उसी तरह जी का कंपैरिजन। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल्स आता है। सॉलिड एंगल्स क्या है, तो अगर हम एक क्लोज सरफेस एस लें और आर डिनोट द पोजीशन वेक्टर लें ऑफ अ पॉइंट पी ऑन अ एस, एस क्या है, क्लोज सरफेस है। तो फिर उसके बाद कहता है कि लेट डी एस बी एलिमेंट ऑफ द सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, containing the point P and collect all point on the boundary ds on the to the region। तो देन मतलब वो कह रहा है कि जो हम एनी यूनिट वेक्टर आउटसाइड राउंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेते हैं टू द डी एस एंड थीटा, एंगल होगा किसके दरमियान, जिस तरह से हम पहले भी कह रहे थे कि जो थीटा अल्फा बीटा और गैमा था वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के दरमियान एंगल था। तो यहाँ पर जो हम किसी ये वाली हम बना रहे हैं प्लेन, यहाँ पर ये वाली हमारे पास स्पेस आर है, तो यहाँ पर ये वेक्टर एन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर पी ले लें तो उसका पोजीशन वेक्टर ये वाला बनेगा। सही हो गया, तो जो इसके दरमियान एंगल बनेगा ना, अब मैं यहाँ पर तो एंगल आपको यही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला क्या है, आउटसाइड का, और ये भी आपको वेक्टर इस तरह से दिखाई दे रहा है। बट अगर आप इसको एक्स वाई जी में देखें तो ये वेक्टर आपको कुछ और तरह से दिखाई देगा। सही हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो इसको व्यू लाइज जितनी बंदा जल्दी कर जाता है तो इन थ्योरम्स की समझ उतनी जल्दी आ जाती है। ठीक है, मुझे भी पहले ऐसे लगता था ये पेज पे सारा कुछ हो रहा है। तो ये एंगल है बेसिकली एन और आर के दरमियान, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज सॉलिड एंगल। तो इसको भी याद रखिएगा कि सॉलिड एंगल हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर ये चीज़ को भी कुछ याद रखिएगा, थ्योरम है कि 0 होगा 4 पाई होगा, ये वाली चीज़ें को। अच्छा, हाँ, ये आगे आती हैं सॉल्व एग्जाम्पल। तो ये चैप्टर हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, और डिफरेंट कंसेप्ट के हवाले से भी मुझे तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके बाद हमारे पास चैप्टर आ रहा है कर्वीलिनियर सिस्टम। ठीक है, अब वेक्टर टेंसर का जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा, इसके बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो इसका फायदा कि जब हम वेक्टर टेंसर पढ़ते हैं तो हमारी वेक्टर्स और स्केलर्स और हमारे कैलकुलस के काफ़ी ज़्यादा जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और ज्योमेट्री हमारी थोड़ी सीधी हो जाती है, नंबर वन। दूसरा फायदा जो हम कल पढ़ रहे हैं इसका, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, उसका जो मेन फायदा है वो आपको नजर आएगा मैकेनिक्स में। ठीक है, जिन लोगों ने वो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज के वो बड़े बड़े से टेबल पढ़े हुए हैं ना, उनको खूब पता होगा कि ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वहां पर किस तरह से यूज होता है।
तो बात करने का मतलब ये है कि वेक्टर टेंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने से हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आज ठीक है, हमारा ने कुछ से काफ़ी अच्छे नोट्स बना के शेयर किए थे, वो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं। तो उन नोट्सों का फ़ायदा ये होगा, अब मैं आपको बताऊं कि अब अगर कहें ना कि किसी बंदे को ये वेक्टर टेंसर एक ही वक्त में पूरी याद हो या फार्मूले याद हो, तो वो तो नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है ही ऐसी है, फार्मूलेशन इतनी ज़्यादा। तो ये है कि ये जो 7 8 जो 10 पेजेस हैं, ये पढ़ने से पता इनको पढ़ भी सकता आधे घंटे में या 1 घंटे में रिवाइज कर सकता है, तो उससे बंदे का सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो हम कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 और 7, ये 2 चैप्टर रह गए हैं, इसकी लगता है ये काफ़ी है, ये हम इनको करते हैं इंशाल्लाह 6 और 7 को। आज हमने थोड़ा ही टाइम दिया है, तो असल में 6 चैप्टर को और 7 को मुझे काफ़ी देर हो गई है, मैंने इन चैप्टरों को कभी देखा नहीं है। तो बिल्कुल भी मैंने अभी 6 को देखा नहीं है, तो कल मैं भी इसकी रीडिंग कर लूँगा, तो कल हम इस पर डिस्कशन करते हैं 6 और 7 पे। ठीक हो गया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछना या करना। इसके बाद हम करते हैं मैकेनिक्स इंशाल्लाह, चैप्टर 10 के बाद 2 चैप्टर के बाद। न्यूमेरिकल जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, न्यूमेरिकल एनालिसिस? यार जो है ना न्यूमेरिकल या ओडी डिफरेंशियल या पार्शियल डिफरेंशियल, इनके एमसीक्यूज आते हैं एक एक दो दो। अब देखें न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल की कुछ मखसूस दीवारें हैं। ठीक है, दीवारों से मुराद क्या है कि उसका क्वेश्चन या तो आता है एरर से। अब हमने एरर कभी पढ़े नहीं जिंदगी में। मैं कहता हूँ कि एक एक फंक्शन है या एक क्वांटिटी है ए, ठीक है, वो 22 है, बी जो है वो 33 है, इसमें एरर है 2%, इसमें एरर है 3%। मैं अगर पूछूं इनके एडिशन में एरर क्या होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन में एरर क्या होगा, इनकी डिवीजन में, तो इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। या आ जाते हैं कि हमारे पास, आपने वो पढ़ा होगा ना न्यूमेरिकल 1 में मेथड्स कि जिसमें आप रूट फाइंड करते हैं, या उनके आ जाते हैं कन्वर्जेंस रेट आ जाते हैं कि न्यूटन मेथड का क्या है। तो मतलब उनके मखसूस कुछ क्वेश्चन हैं वही बार बार रिपीट होके आते हैं। समझ आ रही है ना, या फिक्स पॉइंट के रिलेटेड आ जाएगा एक आधा क्वेश्चन। या न्यूमेरिकल 2 की बात की जाए तो उसमें से या एमसीक्यूज वो पूछ लेता है कि सिम्पसन रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, सिम्पसन 3/8 कहाँ पर। तो वो जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है उसको खूब पता है कि सिम्पसन वहां पर अप्लाई होता है जहाँ पर जो इंटरवल है वो 2 का मल्टीपल हो, सिम्पसन 3/8 जो है वो 3 का मल्टीपल हो, या बोल्स रूल जो भी मुझे तो अब याद नहीं है। तो इस तरह के, तो उनको तो बंदा 1 घंटे में भी तैयार कर सकता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को। तो ये वैसे पूछता है जरूर, जैसे हमें कायदे आज़म ने पूछा था कि न्यूटन मेथड जो है, ठीक है, उसका जो हम ये वाला फार्मूला बनाते हैं, ये फार्मूला अक्सर आया होता है, अगर किसी को याद हो, एक्स एन इज इक्वल टू, मुझे अभी याद नहीं है, x n - 1 प्लस एफ ऑफ x n - 1 ओवर इसका डेरिवेटिव। ये मैंने ठीक लिखा है या यहाँ पर माइनस आएगा, मुझे नहीं पता। तो इसका अक्सर वो पूछ लेता है कि इन चारों में से फार्मूला कौन सा है। ठीक है, लेकिन ये एन को याद रखना होता है, ये ग्रेटर होता है n - 1 से। तो या इसका पूछ लेता है कि कन्वर्जेंस रेट क्या होगा, तो वो मेरे ख्याल में न्यूटन राफसन मेथड का आप सबको पता है कि क्या होता है, याद है किसी को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर आया होता है क्वेश्चंस में। 2 नहीं है, मेरे ख्याल में 2 है। हाँ 2। तो इस तरह से बाइजेक्शन का भी आ जाता है, या रेगुलर फारसी मेथड। तो जब आप, ये एक फील्ड है जो एक बड़ा छोटा सा फील्ड है जिसको हम घंटे में भी स्टडी कर सकते हैं, ओडी को, पीडी को। अब पीडी के कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं कि इस पीडी का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो 3 ही बातें हैं। मैंने देखा कायदे आज़म में तो टेस्ट में आता है, वो है कि अगर पीडी का वो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास पैराबोलिक होती है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो एलिप्टिकल, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हाइपरबोलिक। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का तो बंदे को आइडिया होना चाहिए। बस यही बार बार एमसीक्यूज, अब ये तो नहीं है कि लेंथी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक हो गया वैस? जी सर, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सही है।
तो बेस्ट ऑफ लक। कब है आपका 6 को है टेस्ट? नहीं, मैं बताऊंगा आपको, एक्चुअली प्रॉब्लम बन गया था एक। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं कल 9 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज।